नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह से खबरें आपको दिखाता है यह आप समझने लग गए हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? स्वतंत्रता दिवस की सबको शुभकामनाएं। देशवासियों को शुभकामनाएं। बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है, कई सालों तक और कई लोगों के बलिदान के बाद में हमको आज़ादी मिली है। आज़ादी का मतलब यह है कि कहीं पर भी आप किसी को गुलाम होते देखें तो उसका विरोध करें और आप सवाल पूछ सको, यह आज़ादी होती है। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मौजूद थे। इस दौरान अचानक बारिश शुरू हो गई, लेकिन राहुल गांधी बारिश में भी राष्ट्रगान गाते रहे। बारिश के बावजूद राहुल गांधी ने राष्ट्रगान का मुद्रा में खड़े रहे। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें वह तिरंगे के सामने खड़े होकर राष्ट्रगान गाते दिख रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से मिली यह आज़ादी एक ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प है जहां सत्य और समानता की नींव पर न्याय हो और हर दिल में सम्मान और भाईचारा हो। इस अनमोल धरोहर के गौरव और सम्मान की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। आम आदमी पार्टी ने बारिश में दिल्ली के कई इलाकों में भर रहे पानी और पेड़ गिरने से हुई मौत को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। आपने हालात का जिम्मेदार बताते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा से इस्तीफे की मांग की है। गुरुवार को कुछ देर की बारिश में दरियागंज, एपीएस कॉलोनी, छतरपुर, ग्रेटर कैलाश, धौलाकुआ, आउटर रिंग रोड समेत कई दिल्ली के इलाकों में जल भराव होने से आप नेताओं ने भाजपा सरकार के प्रॉपर मैनेजमेंट पर सवाल खड़े किए। साउथ दिल्ली के हंसराज सेठी मार्ग पर पेड़ गिरने से एक बाइक सवार की दबकर मौके पर ही मौत होने पर आप नेताओं ने चिंता जताई और कहा कि भाजपा सरकार की नाकामी आज दिल्ली वालों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए घटना की वीडियो एक्स पर साझा किया और कहा कि मात्र चंद महीनों में भाजपा वालों ने दिल्ली का क्या हाल कर दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन जंग खत्म करने की कोशिशों की तारीफ की है। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन की तरफ से जारी किए गए वीडियो में पुतिन ने कहा कि ट्रंप सरकार युद्ध रोकने और सभी पक्षों के हित में समझौता करने के लिए काफी ऊर्जा और ईमानदारी से प्रयास कर रही है। पुतिन का यह बयान ऐसे समय आया जब आज यूक्रेन जंग के समाधान के लिए अलास्का के एंकरेज शहर में बैठक करने वाले हैं। वहीं ट्रंप ने दोबारा फिर से यह बयान दिया है कि इस बैठक के नाकाम होने की 25% संभावना है। हालांकि अगर ये सफल रही तो वह यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को भी अलास्का बुलाकर त्रिपक्षीय बैठक कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बैठक से पहले अलास्का में यूक्रेन समर्थन ने रैली निकाली। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर वही बात दोहराई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर वह दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसा बड़ा टकराव टाल दिया जो परमाणु युद्ध में बदल सकता था। सरकार ने आज 15 अगस्त से नेशनल हाईवे पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए एनुअल फास्टैग पास लॉन्च कर दिया है। इस पास की कीमत 3000 रुपए जो 1 साल के लिए वैलिड होगा। इस पास के जरिए यूजर्स 200 बार टोल क्रॉस कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि इसे एक टोल क्रॉस करने की कीमत करीब 15 रुपए आएगी और देश भर के नेशनल हाईवे के टोल पर भीड़ कम होगी। इस एक पास से नेशनल हाईवे पर यात्रा के लिए बार बार टोल प्लाजा पर रुकने और रिचार्ज करने की झंझट से राहत मिल जाएगी। फास्टैग से हर बार टोल क्रॉस करने पर पैसे कटते हैं, लेकिन इस एनुअल पास के साथ आप एक बार 3000 रुपए लगाकर साल भर में 200 टोल क्रॉस कर पाएंगे। एक टोल पर एवरेज लागत 15 रुपए आएगी। यह उन लोगों के लिए किफायती है जो नेशनल हाईवे पर बार बार ट्रेवल करते हैं। पहली बार सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम में वोटों की रिकाउंटिंग हुई और नतीजा वही रहा जो आए दिन ईवीएम पर निशाना साधते हैं सारी पार्टियों के नेता, और नतीजे बदल गए।
मामला हरियाणा के पानीपत जिले की बुआना लाखू पंचायत का है, नवंबर 2022। जी हां, याद रखिए 2022 में यहां सरपंच पद के लिए ईवीएम से चुनाव हुए। गिनती के बाद पीठासीन अधिकारी ने कुलदीप मलिक को 51 वोट से विजेता घोषित कर दिया। क्या पीठासीन अधिकारी पर कोई शिकायत होगी या कोई उन पर मुकदमा चलेगा, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर भी आप अवश्य अपना कमेंट करके बताएं। लेकिन 4.5 घंटे बाद मोहित मलिक को विजेता बताया। हालांकि बाद में हाईकोर्ट के फैसले पर कुलदीप मलिक को सरपंच घोषित किया गया। मोहित मलिक ने 33 महीने कानूनी लड़ाई लड़ी। आखिर में ईवीएम में दर्ज वोटों की सुप्रीम कोर्ट में रिकाउंटिंग करवाई गई तो मोहित 51 वोट से विजेता बने। कोर्ट के फैसले के बाद 13 अगस्त को राज्य चुनाव आयोग ने मोहित को सरपंच बनने का नोटिफिकेशन जारी किया। 14 अगस्त को मोहित को जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजेश वर्मा ने पद की शपथ दिलाई। इस पर यह भी होना चाहिए कि जिन्होंने भी इस तरह की गड़बड़ की हो उनको सजा अवश्य मिले। बिहार एसआईआर के विरोध और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के विवाद के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए अनैतिकता की किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने कहा कि देश भर के चुनाव में कई गड़बड़ी सामने आ रही है। इंदिरा भवन स्थित कांग्रेस मुख्यालय में तिरंगा फहराने के बाद स्वतंत्रता दिवस के भाषण में उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के नाम पर विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं, जबकि जिंदा लोगों को मृत बताया जा रहा है। बिहार मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर कांग्रेस के विरोध का जिक्र करते हुए खड़गे ने कहा कि ये चुनाव जीतने की लड़ाई नहीं है, बल्कि भारत के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की लड़ाई है। दरअसल विपक्ष लगातार बिहार एसआईआर का विरोध कर रही है, साथ ही चुनाव आयोग और भाजपा पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप भी लगा रही है। टीटी ने टिकट मांगा, उनके पास सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट था। उन्होंने बताया कि स्टेशन पर उनसे 2 नन वंदना फ्रांसिस और प्रीति मेरी मिलने वाली है। टिकट उन्हीं के पास है, वो तीनों उन्हीं के साथ आगरा जा रही है। वंदना और प्रीति ने स्टेशन पहुंचकर टीटी को टिकट दिखाया। ट्रेन आती उससे पहले ही हिंदूवादी नेता बजरंग दल के सदस्यों के साथ स्टेशन पहुंच गए और पूरे देश ने देखा कि धर्मांतरण के नाम पर उन नन्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया। भास्कर ने इसकी पड़ताल की तो वो दोनों नन पर जबरन धर्म परिवर्तन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आरोप लगाकर हंगामा किया गया। बजरंग दल ने जीआरपी थाने में नन समेत सुखमन मंडावी के खिलाफ धर्म परिवर्तन और ट्रैफिकिंग का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई। इसके बाद सुखमन समेत दोनों नन को अरेस्ट कर लिया गया। वहीं सुखमन की बहन सुखमती और दोनों लड़कियों को सखी सेंटर भेज दिया गया। अब 2 अगस्त को एनआईए कोर्ट ने 50-50 हजार के मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी है। हालांकि जिन लड़कियों के धर्मांतरण और ट्रैफिकिंग के आरोप लगे वह हिंदूवादी नेता और बजरंग दल पर ही आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि वो परिवार की मर्जी से काम करने जा रही थी, उनसे कोई झूठा वादा नहीं किया गया, उन्हें मारपीट कर बयान बदलने के लिए कहा गया। जी हां, इस बात को दोबारा सुने, मारपीट कर बयान बदलने के लिए कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले के प्राचीर से पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिक्र किया। आज गर्व के साथ उन्होंने कहा कि मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि 100 साल पहले एक संगठन आरएसएस का जन्म हुआ। 100 साल की राष्ट्रीय सेवा गौरवपूर्ण है। आरएसएस ने व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर 100 साल मां भारती के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में आरएसएस का जिक्र मोहन भागवत को खुश करने के लिए किया, क्योंकि मोदी अब पूरी तरह से उनके भरोसे हैं। सितंबर के बाद जब वह 75 साल के हो जाएंगे तो पद पर बने रहने के लिए मोहन भागवत की मदद उनके लिए जरूरी है। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा में 75 साल की उम्र से ज्यादा के नेताओं को रिटायर करने का ट्रेंड शुरू हुआ था। पहली बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट में इससे कम उम्र के नेताओं को ही जगह दी थी। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया। 2016 में जब गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया तो उस समय उनकी उम्र भी 75 साल थी। उसी साल नजमा हेपतुल्ला ने भी मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया, जिनकी उम्र 76 साल थी। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले तब के भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि 75 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया है, ये पार्टी का फैसला है। उस चुनाव में सुमित्रा महाजन और हुकुमदेव नारायण यादव जैसे नेताओं को टिकट नहीं दिया गया था।
इसी तरह 2024 लोकसभा चुनाव में राजेंद्र अग्रवाल, संतोष कंग, सत्यदेव पचौरी, रीता बहुगुणा जोशी का टिकट 75 साल से ज्यादा उम्र की वजह से काट दिया गया था। अब देखना यह है कि 75 साल की उम्र कितनी बाधा बनती है या आसानी से इस बाधा को भी पार कर लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो एक बार पुनः आपसे निवेदन, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।